पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली युआन जो था वो वांग लिन को लेकर चला गया था एक खास जगह पर जहां पर एक स्टैचू रखा होता है और ली युआन के मुताबिक ये है कि उसके माथे पे जो सील लगी है ना उसके पूरे फैमिली के ऊपर, तो अगर वो इस स्टैचू को तोड़ देता है तो उसका वो सील खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके माथे पे जो सील लगा है उस सील के अंदर एक सेलेस्टियल स्पिरिट रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब वही यहाँ पर ली युआन को जानबूझकर लेकर आई थी स्टैचू के पास, क्योंकि वो जो स्टैचू है ना असल में वो सेलेस्टियल स्पिरिट का मास्टर है। तो वो अपने मास्टर को जगाना चाहती है। स्पिरिट का मकसद था कि वो किसी भी तरह से अपने मास्टर को जगा दे, और यही करने के लिए उसने ली युआन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन उसका ये प्लान काम कर पाता तो अपने मास्टर को जगा पाती कि इससे पहले वांग लिन यहाँ पर सेलेस्टियल स्पिरिट के चाल को समझ चुका था और उसके मास्टर का जो स्टैचू होता है उसको ही वो डिस्ट्रॉय कर देता कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगा। तो इस वजह से सेलेस्टियल स्पिरिट जो कि पूरी तरह से ली युआन को अपने कंट्रोल में करके रखी हुई है वो वांग लिन से गुस्सा हो जाती है और उसकी जान लेने की कोशिश करने लग गई थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन जो था वो उसे सेलेस्टियल स्पिरिट से कहता है कि देखो तुम अपने मास्टर को जगाना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हारा मास्टर जागना नहीं चाहता है और इसी वजह से तुम पिछली बार भी फेल हुए थे और इस बार भी फेल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मास्टर जब जागना ही नहीं चाहता तो तुम उसको जगाओगे कैसे। सेलेस्टियल स्पिरिट इस बात को मान ही नहीं पाती कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा मास्टर क्यों नहीं जागना चाहेगा, वो किसी भी तरह से जागना चाहता है और तू झूठ कह रहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ पर वांग लिन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन जितनी बार भी वांग लिन से कहता कि तेरा मास्टर नहीं जागना चाह रहा है उतनी बार यहाँ पर सेलेस्टियल स्पिरिट को गुस्सा आता है और जितना वो गुस्सा कर रही थी ना उसका जो कंट्रोल होता है ली युआन के ऊपर वो धीरे धीरे करते हुए कम होने लग गया था। वांग लिन का प्लान यही था कि एक बार वो ली युआन को होश में लेके आ जाए और सेलेस्टियल स्पिरिट को शांत कर देना, उसके बाद सेलेस्टियल स्पिरिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और यही मौका देखकर वांग लिन तुरंत अपना एक अटैक तैयार करता है जो कि उसका ब्लड लू अटैक था और उसके जरिए एक ही बहुत ही भयंकर स्लैश देकर मार देता है वो उसी सेलेस्टियल स्पिरिट के ऊपर, जिस वजह से वो अटैक जाकर सीधा उस सेलेस्टियल स्पिरिट को लग गया था और उसकी वजह से हालत खराब हो जाती है उसकी। वांग लिन एक बार फिर से उसको समझाता है कि देख तेरा मास्टर जागना नहीं चाहता तो इतना तू जिद क्यों कर रहा है, छोड़ देना इस बात को, तेरे मास्टर को छोड़ दे जिस तरह से वो रहना चाहता है। तो ये सुनकर वो सेलेस्टियल स्पिरिट कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर जिद कर रहा हूँ, तू जानता ही क्या है मेरे मास्टर के बारे में, मैं तुझे बताता हूँ। मेरा मास्टर है ना उसका नाम है जी युआन, थंडर सेलेस्टियल रैल्म का सबसे ज्यादा फेमस सेलेस्टियल किंग। उसको सेलेस्टियल किंग का टाइटल दिया गया था क्योंकि उसके ऐसा कमाल का इंसान पूरे के पूरे थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर कोई था ही नहीं। और तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं उसी की स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, यानी कि उसके स्वॉर्ड में जो स्पिरिट रहती थी ना वही मैं हूँ। मैंने उसके साथ कितने सारे लम्हे गुजारे हैं और हर मुसीबत में उसका मैंने साथ दिया है, मेरे बगैर वो अधूरा था और उसके बगैर मैं हम दोनों ने एक होकर न जाने कितने बैटल लड़े हैं और कितने बैटल को जीता है। जब हम दोनों एक साथ होते थे ना तो अगर सामने हजारों के हजारों दसों हजारों अगर सोल्जर आ जाए, सोल्स आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम दोनों अकेले उसका खात्मा कर देते थे। मुझे लगा ये चीज हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी और कभी भी कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन जब थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर वो अजीब सा पाम अटैक आया जो कि थंडर सेलेस्टियल रैल्म को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, तो उस टाइम वो अटैक जाकर मेरे मास्टर को जाकर लग गया। मैं बस कुछ कदम की दूरी पे था अपने मास्टर को बचाने के लिए, अगर मैं पहुंच जाता ना तो वो अटैक मुझ पर लगता बल्कि मेरे मास्टर बच जाते, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया और मेरे आंखों के सामने मेरे मास्टर की जान चली गई। वो लम्हा जिंदगी भर मेरे दिमाग के अंदर फिट बैठ गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा कि मैंने अपने मास्टर को खो दिया। मेरा शरीर मेरे पास है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान अब जा चुकी है मेरे मास्टर के जाने की वजह से। मैं किसी भी तरह से अपने मास्टर को पाना चाहता था, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े, कितनी भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरा मास्टर चाहिए था और मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, भले से इसके लिए सेलेस्टियल रैल्म डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए, मुझे बस मेरा मास्टर चाहिए था। तो उस टाइम मैंने अपनी पूरी डिवाइन बॉडी इस्तेमाल की, हर एक पावर को अपनी इस्तेमाल कर लिया, अपना सब कुछ कुर्बान करके मैंने यहाँ पर ये स्टैचू तैयार किया जिसके अंदर मेरे मास्टर की सोल मौजूद है। मैं किसी भी तरह से अपने मास्टर को एक बार फिर से जगाना चाहता, मैंने अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर दिया, मेरा फिजिकल शरीर गया, सब कुछ चला गया बस अपने मास्टर को बचाने के लिए। और तू कह रहा है कि मैं यहाँ पर जिद कर रहा हूँ अपने मास्टर को बचाने के लिए, मैं इतनी भी कोशिश नहीं कर सकता क्या? मैंने दुनिया का हर मेथड इस्तेमाल कर लिया अपने मास्टर को बचाने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। और तब जाकर मुझे एक बहुत ही खास तरह की चीज का पता चला जिसके जरिए मैं अपने मास्टर को जगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए इंसानों की जरूरत थी, पर कोई यहाँ पर आया ही नहीं। मैं अपने मास्टर के उस स्टैचू के अंदर जाकर छुप गया और इंतजार कर रहा। एक दिन, 2 दिन, 100 साल, 1000 साल मैंने इंतजार ही करता रहा मैं कि कब कोई यहाँ पर आएगा। आसपास जितने भी तुम फॉर्मेशन देख रहे हो ना सारे के सारे मेरे ही लगाए हुए हैं। जब मैंने पूरी उम्मीद खो दी कि नहीं हजारों हजार साल हो गए कोई भी जिंदा इंसान यहाँ पर लौट कर आ ही नहीं रहा, तब लगता है कि हेवन ने मेरी जो तलब थी मेरे मास्टर को जगाने की उसने सुन ली और करीब 30,000 साल पहले एक बंदा आया यहाँ पर, वही ली युआन की फैमिली का एंसेस्टर। जैसे यहाँ पर आया और फॉर्मेशन वगैरह चेक कर रहा था, मुझे सबसे बेस्ट मौका मिला उसका इस्तेमाल करने का। मैंने सीधा उसके दिमाग के अंदर स्लेव सील को डाल दिया क्योंकि मुझे पता था ये स्लेव सील ही एक तरीका है जिसके जरिए मैं अपने मास्टर को जगा सकता हूँ। मुझे एक इंसान की जरूरत थी, मेरे पास इंसान भी था, मेरे पास स्लेव सील भी था। तो मैंने मौका देखा और उस ली युआन के एंसेस्टर के अंदर वो सील डाल दी मैंने और उसी एंसेस्टर के दिमाग के अंदर मैंने अपना घर बना लिया। ये जो सील है ना जिसके अंदर भी होता है मैं उसके अंदर आराम से ट्रेवल कर सकता हूँ।
मैं अपना ये माउंटेन छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि मेरा वैसे भी शरीर खत्म हो गया था। इसलिए मैंने उस एंसेस्टर के शरीर का इस्तेमाल किया यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ताकि और तरीके ढूंढ सकूं अपने मास्टर को जगाने के। जब तक कि मैंने अपनी सोल को यानी कि मेरी जो स्वॉर्ड है उसको यहीं पर छुपा दिया था अपने मास्टर के स्टैचू के अंदर। लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि जब तक कोई इंसान अपना असेंडेंट रन ब्रेक थ्रू नहीं करता तब तक कि मैं उसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं बना सकता। सील तो बहुत सारे लोगों के अंदर लगी थी उस ली युआन की फैमिली के अंदर, लेकिन मैं सबको कंट्रोल नहीं कर पाता था। पर एंसेस्टर था वो अपना असेंडेंट रैंक पे था, इस वजह से मैं उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पाया। तो मैंने उसी एंसेस्टर की जो ली फैमिली की ब्लड लाइन है ना उसकी पावर का इस्तेमाल किया। उसका इस्तेमाल करने के बाद मैंने अपनी सोल को नरिश किया, मतलब अपनी सोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। मैंने पूरे के पूरे ली फैमिली की ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और धीरे धीरे करते हुए ली फैमिली की जो ब्लड लाइन थी वो कमजोर होते गई। मैंने उन्हीं की ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए वो स्वॉर्ड तैयार की जो कि ली फैमिली का एंसेस्टर जिंगलान जो है ना वो इस्तेमाल किया करता था। ली युआन को क्या लगा कि उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो सील को तोड़ सकता है, नहीं बल्कि ऐसा नहीं था। वो स्वॉर्ड तो मैंने बनाया था अपने फायदे के लिए, उसी एंसेस्टर के शरीर का इस्तेमाल करते हुए। और मुझे अपने मास्टर को जगाने के लिए बस एक सैक्रिफाइस देने की जरूरत थी। तो मैं एक बहुत ही परफेक्ट बंदे की तलाश में लग गया जो कि ऐसा इंसान हो जिसका सैक्रिफाइस देकर मैं अपने मास्टर को जगा सकता हूँ। मुझे ऐसा इंसान मिला भी जो कि गू फैमिली के बंदे हैं। उनकी ब्लड लाइन इतनी परफेक्ट है कि अगर मैं गू फैमिली के किसी बंदे को मार दूं ना तो उसके सैक्रिफाइस से मैं अपने मास्टर को जगा सकता हूँ। तो मैं वैसे ही एक बंदे को लेकर के अपने मास्टर के स्टैचू के बाद, और मैं वहां पर सब कुछ बराबर से किया, सैक्रिफाइस भी दिया, उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी किया, और बस मेरे मास्टर वहां पर जिंदा होने वाले थे। लेकिन जैसे वो पूरी तरह से जिंदा होने वाले थे ना, उन्होंने गिव अप कर दिया। वो खुद नहीं जिंदा होने पाए, ऐसा लगा कि उनको जिंदा होना ही नहीं था। इस वजह से मेरा वो प्लान पूरी तरह से टूट गया। उस टाइम मैं इतना ज्यादा गुस्सा हुआ, मुझे इतना बुरा लगा अपने मास्टर के ऊपर कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि हम दोनों जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे और सिर्फ बैटल को जीतते जाएंगे। पूरे के पूरे जितनी भी सेलेस्टियल रेल्म है ना सबके ऊपर हम कब्जा करने वाले हैं। लेकिन मेरे मास्टर ने गिव अप कर दिया, जो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने मास्टर को जगाने की पूरी तरह से कोशिश कर ली, लेकिन आखिरी टाइम पे जब वो जागने ही वाले थे उन्होंने गिव अप क्यों किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मास्टर गिव अप करे, मैंने उनको मरने की परमिशन दी ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे आंखों के सामने मेरे मास्टर एक बार फिर से मर जाए। तो फिर से तरीका ढूंढने में लग गया कि कैसे अपने मास्टर को बचा सकूं। मैंने मेहनत के साथ एक बार फिर से वो स्टैचू पूरी तरह से तैयार किया। जब मैंने मूर्ति तैयार की तब मैंने अपनी पूरी पावर को खो दिया था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी पावर का एंसेस्टर जो था जिंगलान उसकी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूर्ति को तैयार किया था। मैं तो खत्म हो गया लेकिन मूर्ति तैयार हो गई। तो उस टाइम मैंने वो स्वॉर्ड जो थी बची हुई मैंने गू फैमिली के ही एंसेस्टर को दे दिया कि लो ये स्वॉर्ड लेकर जाओ और इंतजार करो उस बंदे का कि हमारी ली फैमिली के अंदर से दूसरा बंदा कब ऐसा बाहर निकल कर आता है जो अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू करेगा। क्योंकि असेंडेंट रैंक का बंदा ही यहाँ पर आकर जब सैक्रिफाइस देगा ना तो मेरे मास्टर जाग सकते हैं। और देखो वो दिन आया, ली युआन यहाँ पर था। इस बार मैं अपना प्लान पूरा करने वाला था, अपने मास्टर को बस जगाने ही वाला था, लेकिन इस बार तुमने आकर सब गड़बड़ कर दी। तो अब बताओ मैंने क्या गलत किया। मैंने गलत किया कि अपने मास्टर को जगाने की कोशिश करके। मेरी क्या गलती है इसके अंदर। इसलिए वांग लिन तू बचेगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा। इस बार जो मैंने इतने सालों का इंतजार किया ना वो इंतजार भी तूने बर्बाद कर दिया। मैं बस अपने मास्टर को जगाना चाहता था और तूने जो गड़बड़ की है ना सच बता रहा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। वो सीधा वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और अब यहाँ पर वांग लिन और ली युआन, जिसको हम सेलेस्टियल स्पीड भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी सेलेस्टियल स्पीड के कंट्रोल में है, तो वो दोनों यहाँ पर फाइट करने लग गए थे। ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो ली युआन कहने लग जाता है कि जब तू इनकार कर रहा है ना, मेरी मदद नहीं करने के लिए तैयार है, ना ही मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार है, तो ठीक है बस अब एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं अपने खुद हाथों से बहुत ही खतरनाक वाली मौत तुझे दूं। वो अपने एक के बाद एक करते हुए कई सारे फॉर्मेशन क्रिएट करता और उसके अंदर वांग लिन को फंसाते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहा था। उसके पास और भी खास तरह के फॉर्मेशन थे और 18 प्लम फॉर्मेशन को तो वो पूरी तरह से फुल्ली एक्टिवेट कर चुका था। उसकी ट्रू पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे वो एक्टिवेट करता है अंदर से तो वो अजीब से सोल तो बाहर निकल कर आती ही है। तो वही अब वांग लिन को मारने के लिए यहाँ पर तैयार थी। वांग लिन और उस सोल का बैटल काफी खतरनाक वाला चल रहा था। वांग लिन कहना चाहता है कि तू बार बार एक ही डायलॉग रिपीट कर रहा है कि मुझे अपने मास्टर को जगाना है, मास्टर को जगाना है, मास्टर को जगाना है, इसके अलावा तुझे कुछ आता ही नहीं है। तो बस अपने मास्टर के प्यार में ना पागल है, जबकि तुझे नहीं पता कि तेरे मास्टर कितना ज्यादा खतरनाक इंसान था। उसने सेलेस्टियल रेल्म को बचाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और उसने मेहनत क्यों की पता है, ताकि थंडर सेलेस्टियल रेल्म के आम इंसान जो है ना वो बच जाए। उनको ही बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। और तू क्या कर रहा है, तूने यहाँ पे पूरी की पूरी ली फैमिली को बर्बाद कर दिया। इतने सालों को उसके अंदर से मार डाला एक स्वॉर्ड बनाने के लिए, अपना ये सैक्रिफाइस करने के लिए, अपने मास्टर को जगाने के लिए। और तुझे पता है यही वो रीजन है जिस वजह से तेरा मास्टर जागना नहीं चाहता, क्योंकि उसको जगाने के लिए तूने इतने मासूम लोगों की जान ली है ना जिसका हिसाब भी नहीं। वो खून के आंसू रोता है, तो देखा है कभी उसकी आंखों में। यही चीज है कि वो कभी नहीं चाहता एक बार फिर से जिंदा होना, क्योंकि जब वो जिंदा होगा ना तो इतना बड़ा वो कर्मा का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि एक उसको बचाने के लिए इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बता अब तू कि मैं यहाँ पर झूठ कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो बिंदास मुझसे फाइट कर सकता है, अगर मेरी जान लेना है तो ट्राई कर सकता है तो। लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूँ तो तेरे अंदर समझ होनी चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो समझ जाए। यहाँ पर वो ली युआन को भी लगता है कि हाँ बात तो वांग लिन सही कह रहा है, लेकिन वो फिर भी गुस्से में उससे कहता है कि देख तेरी यहाँ पर बस की बात नहीं कि तू मुझे लेक्चर दे सके। मैं तेरा लेक्चर सुनने के लिए नहीं यहाँ पर आया। मैंने जो अपना इंतजार किया प्लान पूरा करने का उसको पूरा करने के लिए आया। भाड़ में जा तू, मैं तेरी बातें आखिर क्यों ही सुनूं। वो यहाँ पर वापस से वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता और एक बार फिर से वांग लिन और उस ली युआन यानी कि सेलेस्टियल स्पीड के बीच में बैटल शुरू हो चुका था। ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब वैसे भी यहाँ पर सेलेस्टियल स्पीड पहले से कमजोर
ट्रांसफर हो चुका है, तो वांगलिन के पास अच्छे चांस थे उसको मारने के। वांगलिन एक के बाद एक करते हुए अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करता है। ज़ानलुओ आर्ट जो था उसको भी समन करता है, अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सारे के सारे टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो भरता बना चुका था उसी ली युआन यानी कि सेलेस्टियल स्पिरिट का, उसके सारे अटैक डिस्ट्रॉय होकर रख देता है वो, जिस वजह से तो उससे सेलेस्टियल स्पिरिट की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने कई सारे अटैक ट्राई करता है लेकिन फिर भी कोई फायदा होता नहीं। वो वांगलिन से कहने लग जाता है कि जब तक मेरी सोल जिंदा है ना, जब तक कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ, तब तक कि मेरे मास्टर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं हर बार ट्राई करता जाऊंगा अपने मास्टर को जिंदा करने का, चाहे कितने भी लोगों की मुझे जान क्यों ना गंवानी पड़े। जब तक मेरे सांसें चल रही है तब तक कि मैं अपने मास्टर को जगा कर ही रहूंगा। वांगलिन सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर ये स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दूं जिसके अंदर ये सेलेस्टियल स्पिरिट की जान है, तो हो सकता है कि सेलेस्टियल स्पिरिट अपने आप खत्म हो जाए। तो वांगलिन चला जाता है उसी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात थी वो सेलेस्टियल स्पिरिट ये होने नहीं देता। वो तुरंत बीच में आ जाता है वांगलिन के अटैक को रोकने के लिए। और अब यहाँ पर वांगलिन और सेलेस्टियल स्पिरिट के बीच में एक बार फिर से बैटल हो गया था। सेलेस्टियल स्पिरिट किसी भी तरह से अपनी स्वॉर्ड को बचाना चाह रहा था, लेकिन वांगलिन अपना अटैक चल दिया था ताकि वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और जैसे वांगलिन का स्लैश अटैक जाकर लगता है उस स्वॉर्ड के ऊपर, लिटरली में स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो चुके थे उस स्वॉर्ड के वांगलिन के बस एक स्लैश अटैक देकर मारने की वजह से। जब नजरा देखता है वहां पर वो सेलेस्टियल स्पिरिट वो यकीन नहीं कर पाता। वो कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी स्वॉर्ड टूट गई जिसके अंदर मेरी सोल बसती थी, मैं अपने मास्टर को कैसे जगा पाऊंगा। वांगलिन तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। उसकी सोल टूटी, उसकी स्वॉर्ड टूटी और उसके मास्टर की अब वापस से जिंदा करने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके थे। वो कभी भी अपने मास्टर को जिंदा नहीं कर सकता, सब कुछ उसका खत्म हो गया। वांगलिन उससे कहना चाहता है कि तेरे अंदर हिम्मत है कि बस खत्म होने से पहले अपने मास्टर की स्टैचू की आंखों में देख ले। तू नहीं देख पाएगा क्योंकि तू खुद भी जानता है कि तूने उसको जगाने के लिए कितने लोगों की जान ली, सब कुछ तूने उसको जगाने के लिए बर्बाद कर दिया। यहाँ वो सेलेस्टियल स्पिरिट एकदम से टूट जाता है। वो एकदम ही उदास हो चुका था, इमोशन हो चुका था, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे कि नहीं मैं क्या ही चाह रहा था इस जिंदगी में, सिर्फ यही चाह रहा था ना कि मेरा मास्टर एक बार फिर से मेरे पास आ जाए, मेरे साथ हो जाए। वो थोड़ा सा तरस तो आ ही गया इस सेलेस्टियल स्पिरिट के ऊपर क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपने मास्टर को जगाना था। हाँ उसने तरीका बहुत गलत चुना इतने सारे लोगों की जान लेने का, पूरी ली फैमिली उसने बर्बाद करके रख दी, लेकिन फिर भी वो अपने मास्टर को ही सिर्फ जगाना चाह रहा था। तो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपने कहा था ना कि हम दोनों एक साथ मिलकर पूरे हेवन को कॉन्कर करेंगे, सारे के सारे सेलेस्टियल रेल्म के ऊपर कब्जा करेंगे, हर तरह का बैटल जीतेंगे, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया, चले गए आप, सब कुछ छोड़कर सब कुछ खत्म कर दिया आपने। बस वही पुराने लम्हे एक बार फिर से जीना चाहता था जब हम दोनों एक साथ थे और एक दूसरे के साथ मिलकर बैटल लड़ा करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। पर तब वहाँ पर वो जो उसका मास्टर है ना उसकी एक झलक आती है और यहाँ पर जब वो मास्टर की झलक आई थी वो अपनी स्वॉर्ड से यानी कि सेलेस्टियल स्पिरिट से कहने लग जाता है कि सेलेस्टियल स्पिरिट देखो, जब थंडर सेलेस्टियल में बर्बाद हो रहा था ना उस टाइम मैं मर गया था, मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, वो टाइम मेरा पूरा हो चुका था मरने का, लेकिन मेरी वजह से जब मेरे मरने के बाद तुमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस काम के लिए लगा दी कि तुम मुझे जगा सको, तो इसमें तुमने सिर्फ अपने आप को ट्रैप कर लिया। तुम अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, एक सुकून भरी जिंदगी जीने का फैसला कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे बचाने के ऑब्सेशन के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतना अच्छा फ्यूचर तुमने खत्म कर दिया। और तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे सच बता रहा हूँ बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए था, अपनी पूरी जिंदगी मेरे को बचाने के लिए बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। और अब जब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, तुम भी खत्म हो रहे हो, ये किस चीज का असर पता है, ये वही कर्मा का असर है जो कि तुमने इतने लोगों की जान लेकर मुझे सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए उठाया है। तुम इतने ज्यादा कर्मा के बोझ के अंदर दब गए हो ना कि उसी का फल तुम्हें यहाँ पर मिला कि तुम दोबारा कभी भी मुझसे अब नहीं मिल सकते और हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। अलविदा मेरी स्वॉर्ड, शायद अब कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी। और इतना कहने के बाद वो जो सोल थी वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, यानी कि वो मास्टर की सोल गायब हो गई और कभी भी वो जिंदा नहीं हो सका। आखिरी टाइम पे वो यहाँ पर जो मास्टर था स्वॉर्ड का वो कह भी देता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने कहा था कि जिंदगी और मौत तक के एक साथ रहेंगे, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ, हो सके तो इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। तुम सोल जो था सेलेस्टियल स्पिरिट उसकी तो बॉडी वैसे भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जब स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हुई तो उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है, सेलेस्टियल स्पिरिट भी खत्म हो गया। और जब सेलेस्टियल स्पिरिट खत्म हुई तो शायद हो सकता है कि वो जो ली युआन के माथे के ऊपर सील लगा है ना वो भी अब हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा, क्योंकि ली युआन जो था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और उसके माथे का सील भी गायब हो जाता है। वो वांगलिन से कहता है कि वांगलिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मैं मकसद के लिए यहाँ पर आया था ना आपने उसको पूरा कर दिया, आपने मेरी सील हमेशा के लिए खत्म कर दी, क्योंकि वो सील खत्म हो गई तो कोई खतरा नहीं है ली युआन के ऊपर। वांगलिन कहना चाहता है कि अगर किसी चीज के लिए हम एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, मतलब उस चीज को हमें किसी भी तरह से पाना है तो हम आखिरी में चलकर उसको पा लेते हैं या फिर नहीं पाते हैं, ये तो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहां तक के पहुंचने के लिए हम कितनी सारी चीजों को बर्बाद कर देते हैं ना उसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमने पीछे कितनी गलतियां कर दी सिर्फ एक चीज को हासिल करने के लिए। यही चीज आज यहाँ पर उस सेलेस्टियल स्पिरिट के साथ हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ पर कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ली युआन जो था वो इस पूरे के पूरे इलाके जो थे ना वहाँ के सारे फॉर्मेशन को चेक करा था, अलग अलग चीजों की तलाश में वो लगा हुआ होता है कि हो सकता है यहाँ पर कोई कमाल की चीज मिल जाए जिसका वो इस्तेमाल कर ले और वांगलिन भी इस्तेमाल कर ले। तो ऐसे ढूंढते हुए उसको यहाँ पर एक खास तरह का फॉर्मेशन नजर आता है और उसको लगता है कि
ये फॉर्मेशन के अंदर जाया जाए ना, तो हो सकता है कि ये एक एंट्रेंस होगा सेलेस्टियल रूइंस के अंदर जाने का, मतलब एक ऐसी खंडर जैसी जगह जहाँ पर बहुत कमाल की चीज हो सकती है। तो उसी रूइंस के अंदर जाने का वो रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन जितने ये लोग आगे बढ़े थे ना, वहां पर बहुत सारी सोल होती है, मतलब अनलिमिटेड सोल होती है, इतनी कि उसका गिनती भी नहीं हो सकता, इतनी सारी सोल भटकी हुई थी। और जो भी वो इंसानों को देखती है तो वो उनको खाने के लिए पहुंच जाती है, तो वही करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन वॉगलिन को कोई सोल खा जाएगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वॉगलिन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करते हुए जितनी भी स्वॉर्ड्स उसके पास थी उसके जरिए वो सभी सोल्स को मारना शुरू कर देता है। सोल्स तो यहाँ पर अपनी वाट लगा चुकी थी, वॉगलिन स्वॉर्ड चलाता और सोल्स यहाँ पर मारी जा रही थी। लीवन भी यहाँ पर वॉगलिन का साथ दे रहा था और दोनों मिलकर सभी सोल्स का खात्मा कर देते हैं और सेलेस्टियल रूइंस के अंदर जाने का वो लोग रास्ता ढूंढने लग गए थे। तो जैसे ये लोग ये काम कर रहे थे ना, उनको वहां पर एक खास तरह का फॉर्मेशन नजर आता है और फॉर्मेशन के बीच में एक स्वॉर्ड रखी हुई थी। वहां पर एक नहीं बल्कि और भी कई सारी स्वॉर्ड्स रखी होती है और यहाँ पर बिल्कुल डिमोनिक ऑरा फैला हुआ था। वॉगलिन भी यहाँ पर ढंग से पहुंचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था कि ये जगह कैसी है, कि तब तक कि वो सारी स्वॉर्ड वॉगलिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। एक के बाद एक करते हुए वो सारी स्वॉर्ड वॉगलिन के ऊपर अटैक कर रही थी। तो वॉगलिन अपने उसी सेलेस्टियल माउंटेन को बाहर निकाल लेता है, अपनी पपेट को बाहर निकालता है और उसके जरिए वो सारे के सारे स्वॉर्ड्स के ऊपर अटैक कर रहा था ताकि वो सब स्वॉर्ड को शांत कर सके, वरना स्वॉर्ड तो उसके ऊपर अटैक कर करके उसको परेशान कर देंगे। तो जैसे वॉगलिन का अटैक लगता है, जितनी भी स्वॉर्ड्स वगैरह थी यहाँ पर वो सब शांत हो चुकी थी, सबकी पावर को वॉगलिन ने बर्बाद कर दिया। इस वजह से स्वॉर्ड्स तो अपना एकदम शांत होकर बैठ गई। वो जो लीवान था वो यहाँ पर वॉगलिन से माफी भी मांगता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई और बिना मतलब कि आपको इस मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया। आपने मुसीबत से मुझे बाहर निकाला लेकिन अपने बहुत सारे खतरे अकेले झेले हैं। तो इस गलती की माफी के लिए जब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे ना, थंडर सेलेस्टियल रैम के बाहर निकलेंगे, तो आप मेरी फैमिली के अंदर चलना, मेरे एंसेस्टर लैंड के अंदर चलना। मैं वहां पर आपको जो हमारी फैमिली का इनहेरिटेंस है, अनाहिलेशन फॉर्मेशन का स्पेशल वाला वर्जन, वो आपको दूंगा ऐसा गिफ्ट के तौर पर। क्योंकि मैं जितना भी जेड के जरिए आपको दे दूं ना वो टेक्निक, वो आप सही से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, उतना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि मैं आपको इनहेरिटेंस के तौर पर वो ना दूं। मैं आपको वो अनाहिलेशन फॉर्मेशन भी दूंगा और मेरे पास जो मेरा खुद का इनहेरिटेंस है हार्ट रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन, मैं वो भी देने को आपको तैयार हूँ। जो भी मेरे पास अच्छी चीज होगी ना, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो मेरा मकसद था, जिसमें मैं फेल होने ही वाला था, लेकिन आपकी वजह से पास कर पाया, जो सील खत्म हुई है वो आपकी वजह से हुई, इसलिए आपके लिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आप जो रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपके लिए वो करने को तैयार हूँ। वॉगलिन भी खुश होता है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि मुझे जो मैंने मेहनत की इस सेलेस्टियल स्पिरिट को हरा कर कुछ तो फायदा मिल रहा है मुझे उसका। तो जैसे ये दोनों यहाँ से आगे बढ़े थे ना, उनको एक खास तरह का टेम्पल होगा या फिर कोई पुराना घर होगा ऐसा कुछ नजर आता है। तो ये लोग वहां पर जाकर देखने लग जाते हैं। जैसे वॉगलिन यहाँ पर आता, उसको एक ओल्ड इंसान दिखाई देता है जो कि एकदम ऐसा लगा था कि मर गया, एकदम ही ज्यादा बूढ़ा था और उसने एक खास तरह का आर्मर पहना था। वॉगलिन जब आर्मर को देखता है ना, वो दंग रह जाता है क्योंकि इसका जो आर्मर बना है ना, वो असल में एंशिएंट गॉड्स जो होते हैं उनकी स्किन से बना हुआ है। मतलब इस ओल्ड मैन के पास जो आर्मर है वो एंशिएंट गॉड बॉडी की स्किन से बनाकर तैयार किया गया है। वॉगलिन यकीन ही नहीं कर पाता कि अगर एक सेलेस्टियल थंडर सेलेस्टियल रैम का बंदा इतना खास तरह का आर्मर कैसे हासिल कर सकता है। क्योंकि अगर किसी एंशिएंट गॉड बॉडी को उसको उसके अंदर से इसका स्किन बाहर निकालना, आर्मर तैयार करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। कोई नॉर्मल बंदा ये काम कर ही नहीं सकता। एंशिएंट गॉड से फाइट करनी पड़ेगी, उसकी लाश से उसकी स्किन बाहर निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा काम आखिर किया किसने होगा, किसने बनाया होगा ये आर्मर। तो वॉगलिन तुरंत यहाँ पर उस आर्मर को अपने पास रखा था क्योंकि लग रहा था कि वो जो ओल्ड मैन है वो तो मर चुका है, तो यहाँ पर पड़े पड़े वेस्ट ही होगा ना आर्मर। तो वॉगलिन ने अपने पास रख लिया उसको और इसके बाद ये दोनों जो थे वो उस कमरे के अंदर चले जाते जो कि इनको यहाँ पर नजर आता। जैसे ये लोग यहाँ पर आते हर तरफ पेंटिंग वगैरह बनी हुई थी और पेंटिंग के अंदर जो इंसान वगैरह होते ना वो इतने जायंट, इतने बड़े बड़े थे कि उनका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। लीवान तो कहता कि मैंने जिंदगी में कभी इतने जायंट इंसान के बारे में सुना ही नहीं, देखना तो दूर की बात है। तो इनकी यहाँ पर ये पेंटिंग बनी कैसे है? क्या हो सकता है कि बहुत टाइम जब थंडर सेलेस्टियल रैम ठीक था तो उस टाइम ये लोग रहा करते थे क्या? इतने बड़े बड़े, इतने जायंट और इतने खतरनाक, तभी तो यहाँ पर इनकी पेंटिंग बनी हुई है। ये लोग है कौन? और लिटरली में जिनकी भी पेंटिंग बनी हुई थी ना, उनमें से तो एक होता है 8 स्टार एंशिएंट गॉड। भाई साहब 8 स्टार एंशिएंट गॉड की यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई थी। वहां पर एक नोट भी लिखा हुआ था। जब वॉगलिन उस नोट को पढ़ता ना तो उसको काफी इन्फॉर्मेशन पता चलती है यहाँ पर जो हो रहा है उस चीज के बारे में। तो लिखा हुआ था साल 16, मतलब अभी पता नहीं कितने साल चल रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत साल हुई थी और उस टाइम का जो 16वां साल था ना, उसमें सेलेस्टियल रैम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ था जिसमें फाइट हुई थी एंशिएंट गॉड की। उन्होंने फाइट की थी थंडर सेलेस्टियल रैम के जो सेलेस्टियल बींग्स वगैरह ना उनके साथ, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल जो बंदे हैं थंडर सेलेस्टियल रैम की, उसकी फाइट हुई थी एंशिएंट गॉड के साथ। तो बाहर जो दरवाजे में बंदे की लाश पड़ी हुई है ना, उसने ही लिखा हुआ था कि जब ये बैटल हुआ था तो मैंने थंडर सेलेस्टियल रैम का साथ दिया और जब यहाँ पर हम जीते यानी कि एंशिएंट गॉड को हमने हराया तो उसकी बॉडी का स्किन निकालकर मुझे दिया गया था जिसको मैंने रिफाइन किया एक आर्मर के अंदर। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद एक बहुत बड़ी तबाही है। तबाही इतनी खतरनाक थी कि पूरा का पूरा थंडर सेलेस्टियल रैम बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया। आसमान से एक पाम अटैक आया, पता नहीं वो कहां से आता, किससे आता। हो सकता है कि कोई बहुत ही ज्यादा
ज्यादा पावरफुल एंशिएंट गॉड होगा जो गुस्सा हो गया होगा कि हमने यहाँ पर किसी एंशिएंट गॉड जो कि 8 स्टार था उसकी जान ली है इस वजह से। तो वही गुस्से में आकर उसने हमारे थंडर सेलेस्टियल रेल्म के ऊपर अटैक कर दिया। जितने भी इमॉर्टल वगैरह थे, जितने भी सारे पावरफुल लोग थे, सबके सब एक के बाद एक करते हुए मरने लग गए। थंडर सेलेस्टियल रेल्म के हर एक इंसान ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी जी जान से उस पाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब जाकर लोगों को लगा कि शायद हमने गलती कर दी एंशिएंट गॉड क्लान वालों से पंगा लेकर। अब वही लोग भड़क चुके हैं जिन्होंने हमारा पूरा थंडर सेलेस्टियल रेल्म बर्बाद कर दिया। पूरे के पूरे इंसानों ने जो कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म वाले थे उन्होंने अपनी जान लगा दी ताकि अपने थंडर सेलेस्टियल रेल्म को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। हर एक इंसान यहाँ पर चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक ढंग से अटैक नहीं कर पा रहा था। ऐसी तबाही आई थी यहाँ पर। सभी लोगों ने अपनी जी जान लगा दी, जितनी हो सकती थी उतनी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जितने भी सेलेस्टियल बीइंग वगैरह थे, यानी कि इस थंडर सेलेस्टियल के पावरफुल बंदे, उन्होंने भी फाइट की, लेकिन कोई भी नहीं बचा। सबकी लाशें एक के बाद एक करते हुए लाइन से बिछा दी गई। मैंने जल्दी में अपनी ये सारी की सारी जानकारी इस पेपर के ऊपर लिख दी है, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा ताकि आने वाली जितनी भी जनरेशन है ना, उनको पता चले कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था, क्यों ये थंडर सेलेस्टियल बर्बाद हुआ था। मैं चाहता हूँ अपने आप को बचाकर वहां से भाग सकता था, लेकिन मैंने आने वाली जनरेशन के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। और यही इन्फॉर्मेशन अभी वांग लिन पढ़ रहा था। ये नहीं लिखा होता तो वांग लिन को समझ में भी नहीं आता। और दरवाजे पे जो ओल्ड मैन की लाश पड़ी है ना, वही यहाँ पर ये सारी चीजें लिखा हुआ था। लिखने के बाद वो मर गया। आखिरी में ये भी लिखा हुआ था कि जब मैं ये सारी चीजें लिख रहा था ना, अपने पीछे मैंने बहुत ही खतरनाक चीज को महसूस किया। मैंने सब उसकी आंखें देखी, लेकिन जो भी था वो इतना खतरनाक था कि शायद वो पूरी दुनिया निकल जाए। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या देखा, वो नहीं जानता मैं वो चीज थी क्या, लेकिन जो चीज थी ना, मुझे लगता है कि वो पूरी यूनिवर्स को खा जाने की ताकत रखती है। पता नहीं क्या था वो, वही चीज ने पूरा का पूरा थंडर सेलेस्टियल रेल्म डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वांग लिन भी देखकर हैरान था कि आखिर ये क्या जिसकी बात कर रहा है। आखिर इस बंदे ने मरने से पहले किसको देख लिया था? क्या सच में वो कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंशिएंट गॉड था जिसने यहाँ पर थंडर सेलेस्टियल रेल्म बर्बाद किया, या फिर ये बात कुछ और ही थी? जो पाम अटैक आया वो किसी एंशिएंट गॉड का था ही नहीं। वो था क्या मुझे नहीं पता, पर जितना भी इस बंदे ने लिखा है ना, इसका मतलब तो साफ है कि जो भी वो था, जिसका भी वो पाम अटैक था ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा, इतना खतरनाक होगा कि उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तभी तो उसके अंदर इतना जिगरा था कि वो एक पूरे के पूरे थंडर सेलेस्टियल रेल्म को सिर्फ एक पाम अटैक करके बर्बाद ही कर दिया। पूरा थंडर सेलेस्टियल रेल्म मिटा दिया उसने सिर्फ एक अटैक करने पर। तो जब वो उसको कोई इंसान देख लेगा तो उसकी हालत तो खराब होने की। सिर्फ आंखें देखकर ये बंदा इतना डर गया कि वो समझ ही नहीं पाया कि उसने देखा क्या। वांग लिन जितनी भी जानकारी उसको यहाँ पर मिली थी सबको मिटा देता है, और पेंटिंग वगैरह सबको यहाँ पर वो जो ली युआन था सब कुछ खत्म करके रख देता है, ताकि किसी और को इसके बारे में जानकारी ना पता चल जाए, वरना इसको जानकर कोई और कुछ इसका फायदा उठा सकता है या कुछ और गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए इन दोनों यहाँ पर सारे के सारे सबूत मिटा कर रख दिए। तो ये होने के बाद ली युआन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है वांग लिन से कि सीनियर, पता है कि आपका आगे का प्लान क्या है, आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर से ढूंढ ली है थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर से, तो आपका कुछ और इरादा होगा ना कि आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं? तो वांग लिन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे एक शांत जगह चाहिए जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए सेक्लूशन के अंदर जाना चाहता हूँ ताकि अपनी कल्टीवेशन कर सकूं। तो ये सुनने के बाद ली युआन जो था वो वांग लिन को अपना एक जेट देता है जो कि कम्युनिकेशन जेट था। मतलब अगर वांग लिन उसका इस्तेमाल कर ले और अपना हल्का सा भी एक डिवाइस है उसके अंदर डाल देना, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ली युआन क्यों ना होगा, वो दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आ सकता है। उसको लोकेशन मिल जाएगी वांग लिन कहाँ पर है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ली युआन ने वांग लिन को वो जेट दिया, इसको अपने पास रखिए, और कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको मेरी जरूरत है तो बस एक हल्का सा डिवाइस है इसके अंदर डाल देना, मैं तुरंत वहां पर आकर पहुंच जाऊंगा आपकी मदद करने के लिए। तो अब वांग लिन को यहाँ पर इस थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जितनी भी ट्रेजर वगैरह मिले थे ना, वो सारी चीज बाहर निकाल लेता है और उस ली युआन से कहता है कि देखो, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तो बताओ तुमको क्या चाहिए, इसमें से एक या दो चीज तुम्हें जो पसंद आती है ना, तुम वो ले सकते हो। तो ली युआन वो चीज लेता है। अभी वांग लिन गया था ना फाइट करने के लिए, तो उसको बहुत सारी स्वॉर्ड नजर आई थी जो उसके ऊपर अटैक कर रही थी, तो वो स्वॉर्ड वगैरह को अपने पास रख देता है कि ये मेरे दाव पावर को इंक्रीज करने में काम आएंगे। तो इतना कहने के बाद ये दोनों एक दूसरे को विदा कह लेते हैं कि चलो ठीक है, हम अपने अपने रास्ते जाते हैं, क्योंकि वांग लिन जाता है सेक्लूशन के अंदर, तो ली युआन भी जाना था अपना आगे का काम करने के लिए। जरूरत पड़ेगी तो दोनों एक दूसरे को वापस से बुला लेंगे। तो तब तक के लिए लोग अलविदा कहकर एक दूसरे को वहां से जा चुके थे अपने अपने रास्ते। जहां वांग लिन अपने रास्ते में ये सोच रहा था कि ये जो ली युआन बंदा है ना, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम के अंदर ना वो अपना इतना नाम कमा लेगा कि ज्यादातर लोग उसको जानने लग जाएंगे। अगर ये मेहनत करता जाना तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरह की बातें ना वो ली युआन भी सोच रहा था कि वांग लिन जो है वो कितना कमाल का बंदा है, उसके जितना नाम ना शायद ही दुनिया में कभी किसी ने कमाया होगा, ना कभी वो कहीं कमा पाएगा। वांग लिन के साथ रहना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं एक बार फिर से जाऊंगा सीनियर वांग लिन से मिलने के लिए। तो वैसे सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।